स्टार्ट करेंगे भाई। ये स्टूडियो चेंज करने के चक्कर में ना माइक वाइक सब चेंज करना पड़ रहा है। यस, वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। होपफुली आप मुझे सुन पा रहे होगे। एमपी टेट का आपका ये सेशन रहेगा। हालांकि सी टेट वाले या कोई भी टीचिंग एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं, ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कॉमन टॉपिक्स हैं और ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इसमें एमपी टेट के, और कुछ नए क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करें आज का सेशन। गुड इवनिंग भाई सभी के लिए। सी टेट के लिए भी हेल्पफुल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। एक आध टॉपिक, एक आध क्वेश्चन जो रहेंगे या जो भी बीच में मान लो 2-4 क्वेश्चन हैं, तो वो मैं बता दूंगी कि ये सी टेट में नहीं आता है अगर ऐसा है। हालांकि ऐसे है नहीं क्वेश्चन, कुछ 50 क्वेश्चन हम करने वाले हैं क्योंकि एमपी टेट के लर्नर्स की काफ़ी ये डिमांड थी कि नहीं एक सेशन होना चाहिए। तो पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं। अगेन सी टेट और एमपी टेट के सिलेबस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो ये सभी के काम आएंगे। बाकी कोशिश है कि क्लास जो है डेली हो पाए। और स्टार्ट करेंगे, समझे कहानी। चलिए, ऐप वाले परेशान ना हो, ऐप पे भी आपकी कल से कंटिन्यू हो जाएगी क्लास। ये टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगी। इससे पहले वाली पीडीएफ जो नहीं मिली है वो भी मिल जाएंगी, ऐप पे भी हो जाएगी भाई कल से कंटिन्यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देना। सिलेबस जो है टाइम पे ही खत्म होगा, ऐप पे टेंशन नहीं लेनी है। बीच में 2 दिन ऑफ हुआ है दिवाली के बाद, और ये थोड़ा शिफ्टिंग विफ्टिंग के चक्कर में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया है। करियर विल ऐप डाउनलोड करके आप सी टेट से लेके और पेडागोजी स्पेशल तक के बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। बड़ी संख्या में आप लोग ऑलरेडी वहाँ जुड़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा और बताइएगा मुझे कि क्या समझ आ रहा है। पोल में फटाफट से जवाब दीजिएगा। 50 क्वेश्चन हैं, स्पीड थोड़ी सी फास्ट रखेंगे। और दूसरा, बहुत लंबे क्वेश्चंस नहीं है, मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं जो नए डाले हैं। और आपका शर्ट माइक ही ठीक है यार, यहाँ पे ना नॉइज़ बहुत ज़्यादा रहता है, इस चक्कर में मैंने ये माइक यूज़ किया है। मैं खुद ये वाला माइक बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती। और तो देखो एक बार, अगर कुछ दिक्कत है तो। आपकी क्लास देखी थी मैं सीडीपी पेडागोजी की, बहुत ही खुशी की बात है। हम अति प्रसन्न हुए आपकी ये बात सुन के। अब आ जाओ इधर। रेमेडियल टीचिंग एज पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स, यानी रेमेडियल टीचिंग रचनात्मक आकलन के अंश के रूप में उपचारात्मक शिक्षण का क्या अर्थ है। यानी रेमेडियल टीचिंग का मतलब क्या है फॉर्मेटिव असेसमेंट एफए के कॉन्टेक्स्ट में। फटाफट से बताइएगा। रचनात्मक आकलन होता है कि इंप्रूवमेंट जहां संभव हो, फीडबैक मिल करके, वो रचनात्मक आकलन है। जहां सीधा जजमेंट या कितने % मार्क्स आए, वो ऐसे यानी सबमेटिव असेसमेंट है, यानी योगात्मक मूल्यांकन है। तो रेमेडियल टीचिंग क्योंकि वहां इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है, तो ये रेमेडियल टीचिंग एफए का पार्ट होगी। बात सही है नहीं है। तो पहला ऑप्शन है एक्स्ट्रा कोचिंग बाय पेरेंट्स, यानी माता पिता के द्वारा कोई एक्स्ट्रा कोचिंग दी जा रही है। स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, ना कि माता पिता के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये बात तो गलत हो जाएगी। फिर आता है सेकंड ऑप्शन, टीचिंग फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स। गिफ्टेड बच्चों के लिए रेमेडियल टीचिंग जनरली नहीं होती है। रेमेडियल टीचिंग जहां बच्चे को दिक्कत आ रही है, गैप्स के लिए होती है ना। गिफ्टेड बच्चे को भी, ऐसा नहीं सिर्फ गिफ्टेड बच्चे के लिए, जिसको भी जहां भी दिक्कत आए, है ना, तो वहां पे जो भी गैप रह जाए लर्निंग में, उसके लिए है। तो डायग्नोजिंग एंड एड्रेसिंग गैप्स इन लर्निंग, यानी आप डायग्नोज कर रहे हैं। डायग्नोज मतलब पता लगा रहे हैं, जैसे आपके ब्लड टेस्ट से पता लगाया जाता है क्या बीमारी है, वायरल है कि डेंगू है कि कोई और बुखार है ना। एक एग्जांपल ले रही हूं और भगवान न करे आपको हो। एंड एड्रेसिंग गैप्स इन लर्निंग, यानी शिक्षण में कमी का पता लगाना, और अधिगम में कमी का पता लगेगा कहां कमी है और उसको दूर कर पाना। ये रेमेडियल टीचिंग है, बिल्कुल सही है। और ये दोनों डायग्नोस्टिक के अंदर आते हैं। टीचिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट बुक के बाहर से पढ़ाना। देखो एक्स्ट्रा क्लास हो सकती है रेमेडियल टीचिंग में। टीचर्स होते थे ना, कुछ अगर कुछ बच्चे किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं या कहीं पे गैप है, तो एक्स्ट्रा क्लास, वो एक्स्ट्रा क्लास रेमेडियल टीचिंग का ही पार्ट है ना। किस सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं और आप ट्यूशन ले रहे हैं, हालांकि स्कूल का पार्ट नहीं है ये, बट वो भी रेमेडियल टीचिंग के रूप में ही देखा जाएगा। या तो नए तरीके से पढ़ाना, या दोबारा पढ़ाना, या दोबारा और नए तरीके से, दोनों से पढ़ाना। तो रेमेडी का मतलब ये दवा देना, उपचार करना, ठीक। तो ये उपचारात्मक शिक्षण के अंदर आते हैं रेमेडियल टीचिंग जो है आपकी। और ये होती किसके बाद है, DR, यानी पहले डायग्नोस किया जाएगा फिर रेमेडी दी जाएगी। तो ये डायग्नोस्टिक टीचिंग का पूरी कहानी चलती है कि डायग्नोस किया जाए, और डायग्नोस्टिक होती है आपकी निदानात्मक। डायग्नोस्टिक में पता लगाया जाता है और डायग्नोज करने के बाद आप रेमेडी देते हैं। रेमेडियल टीचिंग या रेमेडियल क्लासेस होती हैं, यानी दोबारा से या नए ढंग से, नए तरीके से पढ़ाना। तो जो गैप्स रह जाते हैं, जो कमियां रह जाती हैं, उनको रिजॉल्व करना यहां पे शामिल होगा। बात सही है या नहीं है। कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या यहां तक हो तो बता दीजिए। आज मैं आपके सामने कमेंट भी देख पा रही हूं, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया।
देखिए टैलेंटेड या अगर गिफ्टेड बच्चों की बात करें तो गिफ्टेड बच्चों के लिए हम एनरिच्ड करिकुलम का इस्तेमाल करते हैं, समृद्ध पाठ्यचर्या कहते हैं उसको, एनरिच्ड करिकुलम, समृद्ध पाठ्यचर्या, जिसमें एक्स्ट्रा अगर बच्चे को जरूरत है चैलेंजिंग कुछ क्वेश्चन देने की, क्योंकि गिफ्टेड बच्चे हैं तो जल्दी सीखते हैं चीजों को, थोड़े चैलेंजिंग टास्क उनको चाहिए होते हैं, नहीं तो बोर हो जाते हैं। तो समृद्ध पाठ्यचर्या ऐसा आपका करिकुलम होना चाहिए, एक्टिविटीज हो, सिलेबस हो, कि जैसे एक्स्ट्रा बुक्स नहीं आती हैं जिनमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, सप्लीमेंट्री रीडिंग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जिसमें एक्स्ट्रा चैलेंज मिलेगा बच्चे को, तो ये गिफ्टेड बच्चे के लिए एनरिच्ड करिकुलम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी? गिफ्टेड बच्चे को भी रेमेडियल टीचिंग की जरूरत पड़ सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ सकती। ठीक, चलिएगा, खैर सामान्य तौर पे नहीं पड़ती है बट पड़ सकती है जहां भी उसको दिक्कत होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से बताइएगा कि कहना क्या चाहता है कवि। द टू कैरेक्टरिस्टिक्स इन विच अ बिहेवियर कैन बी टर्म्ड एज नॉर्मल और प्रॉब्लमैटिक आर इट्स, यानी ऐसी दो विशेषताएं जिनमें व्यवहार को सामान्य या असामान्य या समस्याग्रस्त के रूप में पहचाना जा सकता है, यानी कोई एक व्यवहार नॉर्मल कहा जाएगा या एबनॉर्मल या प्रॉब्लमैटिक कहा जाएगा, ये बात किस बेसिस पे हम पहचानेंगे? वो दो कैरेक्टरिस्टिक या दो बिहेवियर पैटर्न आपको देखने हैं और मुझे बताना है कि ये जब भी हम स्टूडियो चेंज करते हैं, हालांकि ये बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि हम स्टूडियो चेंज करते रहते हैं, है ना, बेहतर बेहतर जगह पे काम करने का मौका मिलता है, बट स्टूडियो चेंज करना है टास्क ही अपने आप में, दिमाग सेट होने में टाइम लग जाता है। देखो एक बार, बताओ एक बार फटाफट से, ब्लर हो रही है वीडियो? यहां से तो क्लियर है भाई, एकदम परफेक्ट। आपके एंड पे हो सकता है इंटरनेट की कोई दिक्कत हो, है ना। फर्स्ट टाइम आपकी क्लास देखी है, पूरी 15 क्लासेस बहुत ही हेल्पफुल क्लासेस हैं, धन्यवाद जी। चलिए फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ कि कहानी है क्या, आप किधर जा रहे हैं? देखिए फ्रीक्वेंसी यानी कोई व्यवहार यदि बार बार हो, आवृत्ति, किसी व्यवहार की आवृत्ति है, बार बार रिपीटेशन है, कि बच्चा है जिसको मान लीजिए किसी को खराब बोलता है, अगर बिहेवियरल प्रॉब्लम है तो किसी को गलत बोल रहा है, बच्चों से लड़ाई झगड़ा कर रहा है और बार बार हो रही है वो चीज, कभी कभार हो रही है तो ठीक है। अगर कोई बिहेवियर जो प्रॉब्लमेटिक है, या फिर अगर हम कहें नॉर्मल है कि वो सामान्य रूप से रहता है बच्चा, आप देखते हैं नॉर्मल एक बच्चा है जो नॉर्मल ही रहता है, क्लास में बहुत ज्यादा लड़ता झगड़ता नहीं, अपना काम टाइम से पूरा करता है, इसका मतलब नॉर्मल आप उसको कह रहे हैं। एक व्यवहार है, बच्चा नहीं, इस व्यवहार की बात कर रहे हैं। दूसरा बच्चा है जो व्यवहार करता है किस तरह का, कभी लड़ाई किसी से झगड़ा कर लेगा, कभी कुछ कर लेगा, कुछ ना कुछ करके वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में रहता है, यानी रिपीट हो रही हैं चीजें। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी है किसी एक बिहेवियर की बार बार। इंटेंसिटी यानी तीव्रता, बहुत ज्यादा आक्रामकता है या फिर नॉर्मल की तरफ है, तो ये दोनों ही चीजें इशारा करती हैं कि व्यवहार को नॉर्मल कहा जाएगा, सामान्य कहा जाएगा, या फिर हम कहेंगे उसको प्रॉब्लमेटिक। डिस्ट्रैक्शन, अब डिस्ट्रैक्शन किसी भी बच्चे को हो सकता है। काउंटर प्रोडक्टिवनेस, कई बार ऐसा हो सकता है कि बच्चा जो है काउंटर प्रोडक्टिवनेस या कई बार बहुत अच्छा वो नहीं कर पा रहा हो, तो वो नॉर्मल बात है। यहां पे बात है कि अगर कोई भी व्यवहार, देखो क्योंकि ये दो अलग अलग तरह की बातें कह दी इन्होंने, लेकिन ये कोई भी व्यवहार पे लागू हो जाएंगी दोनों बातें, कि अगर रिपीट हो रही है कोई चीज और इंटेंसिटी ज्यादा है या कम है, उस बात से निर्धारित होगा कि कोई वजह से इंटेंसिटी मतलब कभी किसी बच्चे की आपस में अनबन हो गई, कोई बात हो गई, वो नॉर्मल बात है। लेकिन एक बच्चा जो एक्सट्रीम में ही रहता है, बार बार चीजें होती रहती हैं, तो कोई बात किस हद तक किस डिग्री में है, वो इंटेंसिटी है। फर्स्ट और सेकंड यहां सही है, यानी थर्ड ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। सिंपल बात, नो बकवास। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख करके आप जवाब दीजिएगा फटाफट से। बफरिंग कुछ नहीं हो रहा है यार, एक बार अपना इंटरनेट चेक करो, यहां से सब परफेक्ट चल रहा है, बढ़िया क्वालिटी में, है ना। ऐसे बहकी बहकी बातें मत किया करो। देखो आ जाओ। एज अ चाइल्ड ग्रोज द परसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी जो अनुभूति है, परसेप्शन है, या आम भाषा में कहें जो धारणा है या उसका नजरिया है, वो किस चीज से प्रभावित होता है? फटाफट से बताओ। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, आपका नजरिया फॉर एग्जाम्पल कैसे कैसे बदला और किन चीजों से बदला? ये आए हुए क्वेश्चन है। पर्सनल फैक्टर्स, व्यक्तिगत कारक। सोशल फैक्टर्स, जो समाज में चल रहा है। पर्सनल फैक्टर है बच्चे की एज, भाई जैसे जैसे उम्र बदलती है चीजें, सोचने का तरीका भी बदलता है। इंटरेस्ट, आपकी रुचि किस चीज में है उस पर भी निर्भर करेगा कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं, आपका परसेप्शन क्या है, नजरिया क्या है ना। और भी इसी में इस तरह की चीजें हो सकती हैं। ठीक, किस तरह के आपके एक्सपीरियंसेस रहे। सोशल फैक्ट, इंटेलिजेंस का स्तर क्या है, ठीक, बुद्धि का क्या लेवल है, तो ये सब पर्सनल फैक्टर में आ जाते हैं जो बच्चे से जुड़े हुए फैक्टर्स हैं। वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, वहीं अगर मैं बात करूं सोशल फैक्टर्स की, यानी सामाजिक कारकों की,
तो सामाजिक कारक वो हैं जो समाज में आसपास आप लड़ाई झगड़ा देख रहे हैं, गांव में है, शहर में है, वो सोशल फैक्टर्स हैं। ये भी प्रभावित करेंगे कि आपका नजरिया कैसा है, किस कल्चर, किस संस्कृति में आप भारत में हैं तो एक तरह का परसेप्शन हो सकता है, जो आपने त्योहार मनाए हैं, जिस तरह के कल्चर को आपने देखा है उसका प्रभाव पड़ेगा, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, चारों का ही कुल मिलाकर के प्रभाव तो पड़ेगा। लेकिन क्योंकि